हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो सेशन में बायोलॉजी को करेंगे हम लोग जीव विज्ञान में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको डील करेंगे। आप अपने एग्जाम के लिए इतने क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना ढंग से। इन क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। फिर ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इतना एनफ होगा, ठीक है ना। इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है आप इसको पढ़ के फिर ऑप्शन पहले इस पूरे वीडियो को देख लेना, ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है ना। और फिर ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी हो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायो के, ठीक है ना, साइंस के, उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी फादर कह लो या इसी को हम कह सकते हैं जनक। बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो माने जाते हैं एरिस्टोटल, ठीक है ना। इन्हीं को हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। सिकंदर के गुरु भी एरिस्टोटल ही थे, ठीक है ना। अब देखो बायोलॉजी को दो भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं जूलॉजी, ठीक है ना। देखो जू का मीनिंग क्या होता है? जंतु, तो हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान, ठीक है। और सेकंड है बोटैनी, बोटैनी हिंदी में हम कहते हैं इसको पादप विज्ञान, जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन आता है बता दो कि जूलॉजी के फादर कौन है? तो जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं फादर, या आप हिंदी में जनक लिख लेना, एरिस्टोटल, ठीक है ना, अरस्तु। और जो बोटैनी है इनके जनक या फादर कौन है? उनका नाम है थियोफेरस्टस, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान के दो भाग, जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल, और बायो के भी जनक, जीव विज्ञान के भी जनक एरिस्टोटल। बस बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफेरस्टस को माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लो। पहले आप लेक्चर सुनना, ठीक है ना, फिर कॉपी में नोट करना। सुनते सुनते नोट मत करना। जब आप एग्जाम में होगे और ध्यान से सुना होगा तो आपको याद आएगा कि यार सर ने ना मुझे इस चीज का ये बोला था सर ने उस दिन क्लास में। तो पहले ध्यान से सुनो फिर लिखो, ठीक है ना। और यदि आपको लगे ऐसा कि सर ना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं यार, बोरिंग सा हो रहा है, तो आप क्या करना, इसके स्पीड को, वीडियो के स्पीड को 2x या 3x स्पीड कर लेना अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो बायो में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आज वो लाइफ प्रोसेस, इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। देखो जैव प्रक्रम क्या होता है? हमारे बॉडी में हमेशा रेगुलर सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। उन सारे प्रोसेस को जो हमें जिंदा रखता है, हमारे लाइफ को बनाए रखता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या है देखो, हमारा इसमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? डाइजेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ कहेंगे तो ये प्रोसेस भी हमारे साथ ही चलता है, तो हम जेनेटिक एवोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में डाइजेशन को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वहन तंत्र, उत्सर्जन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, है ना, नियंत्रण, समन्वय और अनुवांशिकता। समझ गए? तो इन्हीं से एक एक क्वेश्चन आएगा और इन क्वेश्चंस को हमें फिर करना होगा, ठीक है। तो चलो हम एक एक सिस्टम को ध्यान से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले अपने पास है डाइजेस्टिव सिस्टम।
पाचन तंत्र। ठीक है, देखो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। रुको, डाइजेशन से पहले हम लोग न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जब आप भोजन खाते हैं तो उसमें आपको पोषक तत्व मिलता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो वो पोषक तत्व क्या क्या है? विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, तो इन सभी को ही हम कहते हैं पोषक तत्व, राइट। अब विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, ये एक अलग न्यूट्रिशन वाले सेशन में आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं विटामिन का क्या कार्य है। ये हमें डिजीज, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, बीमारियों से बचाता है, बीमारियों के लिए से बचने के लिए जरूरत है, यानी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। ठीक है ना। अब इसमें एक फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है, देखो ADEK, ऐसे ADEK, विटामिन ADEK जो है ना, ये ना क्या होता है, ये जल में नहीं घुलता है। कुछ विटामिन पानी में घुलते हैं, कुछ जल में घुलते हैं, सॉरी कुछ जल में घुलते हैं और कुछ फैट में घुलते हैं, कुछ जो है जो जल में नहीं घुलते। जैसे एडेक, ऐसे याद रख सकते हो इसको, एडेक कॉजेज हेडेक, एडेक कॉजेज हेडेक। मतलब ये विटामिन जो है ना हमें बचाने के लिए शरीर में फैट भी चाहिए होता है। तो जो एडेक है, ये विटामिन यदि ज्यादा हो जाता है, यदि हम आवश्यकता से ज्यादा ले लेंगे तो हमें सर में दर्द, इस तरह के प्रभाव आते हैं। ठीक है ना। तो ये सब विटामिन पानी में नहीं घुलते, ADEK ध्यान रख लेना। मिनरल खनिज जो है पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है, हमारे मांसपेशियों को बनाता है, मसल्स बिल्ड करता है, मसल्स जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना। फैट क्या करता है, फैट हमें जो है देखो दो तरीकों से हेल्प करता है ये। एक तो विटामिन्स को घोलने में हेल्प करता है, विटामिन्स को घोलता है, विटामिन्स को घोलता है ना, डिसॉल्व करता है, घोलता है। दूसरा हमें इंसुलेशन देता है, इंसुलेशन मतलब गर्मी से बचाता है, गर्मी से बचाता है। ठीक है। और एक काम और है फैट का, ये यूवी रे से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है। और फैट टूट के एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी एनर्जी, ऊर्जा, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये सब कहां स्टोर होते हैं, स्पेसिफिक क्या क्या वर्क है, वो अलग सेशन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, अब हमें सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट करना है, ये जो लाइफ प्रोसेस है स्टार्ट करना है प्लांट्स में, कि प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। देखो, जो भोजन लेने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं, ये भोजन लेने के तरीके, उसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन लेने के कितने तरीके हैं, तो कोई भी भोजन दो तरीके से लेता है। एक तो वो होता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषी भोजन, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, विषमपोषी। मतलब ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। दे मेक दियर ओन फूड, दे मेक दियर ओन फूड। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। तो जो हरे पत्ते हैं वो भोजन प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक, वो अपना फूड खुद बना लेता है। लेकिन जैसे मनुष्य है,
मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता, तो आप कहोगे सर फिर किचन में जाके क्या करते हैं हम? देखो, किचन में हम जाके खाने को टेस्टी बनाते हैं। हमें जो खाने का टेस्ट चाहिए कि थोड़ा नमक हो, थोड़ा मिर्च हो, मसाला हो, या उसको हम थोड़ा सा और ऐसा कर लेते हैं कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज आप ये सोचो, गोभी सपोज करो, आलू खाते हैं, गोभी खाते हैं, तो हम प्लांट को खा रहे हैं ना, हम डायरेक्ट सन से तो एनर्जी ले नहीं रहे। तो विषमपोषी वो होता है जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, स्वपोषी पे डिपेंड करता है। दे कैन नॉट मेक दियर फूड, दे कैन नॉट, लिखो, दे कैन नॉट मेक दियर फूड। हिंदी वालों लिखो, हिंदी में, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, नहीं बनाते। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखो, दे डिपेंड्स, इंग्लिश वाले लिखो, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स फॉर दियर फूड, फॉर दियर फूड। हिंदी वाले लिखो, ये भोजन के लिए स्वपोषी स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्वपोषी, इनके पास क्या होता है ना कि ये भोजन अपना क्यों बना लेते हैं डायरेक्ट सन से, उसका रीजन क्या है? तो इनके पास होता है सन के लाइट को कैप्चर करने की पावर, कि ये सूर्य के लाइट को स्टोर कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल, जो हमारे पास नहीं होता। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के ऊर्जा को जो है कैप्चर कर लेता है, जिससे आगे फिर वो लोग CO2 की हेल्प से फूड बना लेते हैं। हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होता, हमारे पास क्लोरोफिल या ऐसा कोई सेल, कोशिका नहीं है जो सूर्य के ऊर्जा को डायरेक्ट जो है वो कैच कर ले। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे स्लाइड पे आऊंगा। रोक के वीडियो पहले नोट कर लो यदि कुछ नोट करने को रह गया हो तो, और जब मैं बोलूं इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखने लग जाना, हिंदी वाले हिंदी में अपना लिखने लग जाना। राइट, इन्वॉल्व होके क्वेश्चंस करो। चलिए फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में से हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड। यह वह प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर जो लाल पत्ते होते हैं वो, पीले पत्ते होते हैं वो भी भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, बस हरे पौधे डेफिनेशन में हम कह देते हैं। यदि आप इसको और करेक्ट करना चाहो तो हरे मत लिखो, वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भाई हरे पौधे में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लाल जिसके पत्ते होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है ना। चलो अब आते हैं ऑर्गेनिक प्रोसेस पे। देखिए, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है ना। हिंदी में कहते हैं, और हिंदी में भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कार्बन बने, है ना। जहां भी कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखो केमिस्ट्री में दो कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक कहते हैं हम, दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक। हिंदी में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही कहते हैं। तो जहां पे कार्बन दिख जाए आपको वो ऑर्गेनिक होगा, और जहां कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने यहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें बड़े ध्यान से सुनना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये CO2 है, ये पौधे कहां से लेते हैं? अपने वातावरण से, इन्वायरमेंट से, वातावरण इन्वायरमेंट से। ठीक है ना। तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र, हिंदी में कहते हैं रंध्र।
इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो ये क्या करता है, CO2 को अपने अंदर ले लेता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है, ठीक है ना। इसीलिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो जो ये CO2 हमारे वातावरण में है ये कहां जाएगा, तो फिर हमारे जो ह्यूमन बीइंग है जो CO2 नहीं लेते उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए प्लांट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और देखो, यहां से क्वेश्चन आया है, जैसे 100% मान लो CO2 है एनवायरनमेंट में, तो इसका 70% CO2 चला जाता है समुद्र में, सी में, सी अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि सी में बहुत सारे ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और 30% ही जो धरती टेरेस्ट्रियल हैं, जो जमीन पे हैं, पौधे, प्लांट, घास, ये जो है CO2 लेते हैं। 30% ये लोग लेते हैं, 70% जो है सी ले लेता है। तो सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। यदि हम सी को नष्ट किया गया तो यही प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, कार्बन बढ़ने लग जाएगा, कार्बन बढ़ने लग जाएगा जैसे जैसे, तो फिर ह्यूमन बीइंग का डेथ होने लग जाएगा, मनुष्यों का। चलिए, तो CO2 लेता है ये कहां से, एनवायरमेंट से। और वाटर कहां से लेता है, सॉइल से, मिट्टी से, जड़ के थ्रू। पौधे के जड़ में पानी डालते हैं ना, जड़ों में, रूट्स में। फिर क्या करता है, सनलाइट ये लेता है। सनलाइट कहां से लेता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैच कर लेता है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, वो जो क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर करता है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, जो क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर करता है उसको कहते हैं फोटोन। फोटोन, फोटोन। ये फोटोन क्या करता है, सूर्य की किरणें इस वाटर को तोड़ देगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझ गए, बहुत ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। इसको हम कहते हैं वाटर लाइसिस, जल का टूटना। वाटर लाइसिस कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जल का टूटना। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है, और मिल के बना लेगा ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, स्टार्च बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बना लेगा, ठीक है ना। प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। वो स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में रखता है, स्टार्च, स्टार्च, ठीक है ना। तो ये चला गया। और जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये प्लांट ने हमारे लिए छोड़ दिया, और मनुष्य इसको सांस लेते हैं, हम लोग इससे सांस, इस ऑक्सीजन को लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कौन सा वाला ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या वाटर वाला, तो वो वाटर वाला ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं होता, वो तो चला जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाने के लिए। ये ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। प्लांट में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है, संतुलित कंपाउंड होता है, वो स्टार्च होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमसे पूछे ले कि बताओ प्लांट कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यदि बना लेता है तो किस फॉर्म में उसको जमा करता है, स्टार्च के फॉर्म में। और मनुष्य किस फॉर्म में जमा करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन में। मनुष्य ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको रखता है। यही ग्लाइकोजन जब नहीं बन पाता है, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मान लो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और अब बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है, तो बॉडी उसको स्टोर करेगा, तो उसको बॉडी ग्लाइकोजन बना लेता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोसिस से ग्लाइकोजन कैसे होता है, इसके लिए यूज करता है वो क्या, हमारा बॉडी इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, जो डायबिटीज वाले मनुष्य होता है ना, जिनको डायबिटीज होता है, उनके बॉडी में इंसुलिन बढ़ना कम हो जाता है, उनका लीवर बनाता है ये, तो लीवर खराब हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बनता। जिनको डायबिटीज होता है उसका लीवर इफेक्टेड होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज होता, तो ग्लूकोज क्या होगा, वैसे ही ब्लड में मिल जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सांसें नहीं आएगी, सर दर्द होगा, सर फटेगा, धीरे धीरे वो ब्लड जाएगा आपके पैरों में, तो पैर फूल जाते हैं। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होता है, ठीक है ना, तो चीनी की बीमारी जिसे कहते हैं हम लोग,
तो उनको सर में बहुत दर्द होता है, आंखों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द होता है, क्योंकि ग्लूकोज जमा हो जाता है हमारे ब्लड में, क्योंकि वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रक्रम को डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन का सुई लगाता है वो जो पेशेंट होता है, ठीक है। और बॉडी में वैसे क्या होता है हमारा, यदि लीवर ठीक रहता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बना देता है, स्टोर कर लेता है, और जब हमें फिर से चाहिए होता है एनर्जी तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सब जो बातें बोली हैं मैंने, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है भाई, पत्ते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होता है ना, पत्तों में होता है। उसके बाद आपने देखा होगा यदि आप कोई प्लांट है उसके ना पत्ते तोड़ दो सारे, कुछ दिनों के बाद उसके फिर से पत्ते निकल आते हैं, फिर से पत्ते निकल आते हैं। इसका मतलब जो प्लांट का ये स्टेम है, स्टेम जिसको हम कहते हैं तना, तने में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जो इसका रूट्स होता है इसमें भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो देखो, तो फोटोसिंथेसिस अब स्टेम में, लीफ में, जड़ में होता कहाँ है, तो यहां पे सेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो है एक कोशिका है, कोशिका कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्लांट कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्या, हरित लवक। हरित लवक पौधों के कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इस क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाता है कि कौन करता है, किसने खोजा था इसका, तो ह्यूग वॉन मॉल ने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी किया था, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या बनता है, भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किचन ऑफ द प्लांट सेल। पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहां पे क्या बनता है, भोजन बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में तो बहुत तरह के सेल होते हैं, कोशिका मतलब सेल, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। तो प्लांट में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें से जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जो ग्रीन सूर्य के ऊर्जा को कैप्चर कर लेता है, लाइट को, क्लोरोफिल। और इसीलिए प्लांट हरा भी किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्यों होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन लाइट को छोड़ देता है, तो वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हमें लगता है प्लांट ग्रीन है, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको ग्रीन नहीं दिखता हो पूरा, ठीक है ना, तो उसको प्लांट कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, उसे ग्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो प्लांट को ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल देता है और सूर्य के लाइट को कैप्चर भी क्लोरोफिल करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ध्यान से लिख लेना इसको, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ध्यान रखना, मैंने मैग्नीज नहीं कहा है, मैग्नीज नहीं कहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक होता है मैंगनीज, वो नहीं, मैग्नीशियम, Mg क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट प्लांट में। देखो, जो ऊपर के इसका स्किन होता है, सतह, ऊपर का स्किन, आप पत्तों को यदि बहुत दिनों तक किसी कॉपी या बुक में रखा होगा तो देखा होगा उसका ना ऊपर का स्किन निकलने लग जाता है, उसको कहते हैं ऊपरी त्वचा, बाह्य त्वचा, या इंग्लिश में उसे कहते हैं एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होता है उसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, ठीक है। चलिए, अब आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, बीच में नोट नहीं करो, बीच में एकदम सुनो, एकदम ध्यान से, ठीक। आज के बाद ताकि आपको दूसरी बार ये लेक्चर सुनना नहीं पड़े, एक बार सुनो, बस एक बार ही सुन लो ध्यान से और निपटारा करो, ये नहीं कि बार बार लगे हुए हैं, हो रहा है, 10 बार सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो, ये स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कैसे CO2 को कैप्चर कर लेता है भाई, स्टोमेटा में पानी कैसे आता है और इसका क्या क्या रोल है, रंध्र का क्या क्या फंक्शन है। तो देखो,
यहां पे मैंने एक रंध्र बनाया है, ये जो देख रहे हो आप बीच में, ये बीच में इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं गार्ड सेल। देखो यहाँ बनाया बड़े में गार्ड सेल, ठीक है। और ये सब जो है, ये देख रहे हो, ये पत्ती जैसा, ये पत्ती जैसा, एक्चुअली ये क्या है, एक लीफ है। ये लीफ को जब हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा अंदर, ठीक है ना। तो ये सेल्स हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, है ना। और ये जो दो ऐसा दिख रहा है, ये उसकी तरह, आपका काजू की तरह, ये गार्ड सेल है, ये बीन्स की तरह दिखता है, ठीक है ना। द्वार कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में इसको। और ये कोशिकाएं आसपास की कोशिकाएं, भाई प्लांट में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, मान लो ये रंध्र है, आसपास ये सारी कोशिकाएं हैं, इसके कोशिकाएं हैं पूरा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ये रंध्र जो है, ये जो दिख रहा है ना हल्का सा ओपनिंग, ये ओपनिंग जहां मैंने रेड किया है, ठीक है ना, ये देखो, ये अभी क्लोज है, ये क्लोज है अभी। तो क्या होता है कि बाहर से पानी इसमें भरता है। अब एक प्रोसेस है, कहता है कि जब भी पानी का, जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। कहीं भी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऑस्मोसिस की तरह के प्रक्रिया से जाता है। और जब भी गैस कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे कहेगा कोई भी, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भाई आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन कैसे बॉडी में चला जाता है, तो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, उसके थ्रू जाता है, डिफ्यूजन के द्वारा जाता है। डिफ्यूजन लिख लेना ऐसे, डिफ्यूजन के द्वारा जाता है, समझ गए। जब भी गैस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा, और जब भी जल जाएगा तो ऑस्मोसिस के द्वारा जाएगा, वाटर, ठीक है ना। तो पानी इसमें भर जाएगा, फिर ये गार्ड सेल क्या होगा भाई, बीन्स जो हम लोग घर में लाते हैं, चना वगैरह पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है ना। तो ऐसे ये फूल जाता है, और फूल जाएगा तो ये खुल जाएगा द्वार, इसी द्वार को हम कहते हैं स्टोमेटा। और CO2 क्या होगा, प्लांट को जब CO2 जाएगा, चाहिए होगा, तो क्या करेगा, द्वार कोशिका खोल लेगा और CO2 ले लेगा, ठीक है। CO2 अंदर चला जाएगा। मान लो इसको अच्छा, जब इसको ऑक्सीजन रिलीज करना होगा तो फिर से स्टोमेटा ओपन करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। समझ गए इस बात को। तो स्टोमेटा यही काम करता है। और पानी के आने जाने से, पानी के ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस के द्वारा पानी जाता है और फिर बाहर निकल जाता है, इसी प्रोसेस से स्टोमेटा खुलता है, ओपन होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आ जाओ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इससे क्वेश्चन आता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसमें इसको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, मतलब इसमें एक सिंगल कोशिका होता है, एक ही कोशिका होता है, सिंगल, ठीक है ना। यूनिसेलुलर, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब एक कोशिका होता है, ठीक है। तो देखो ये कोशिका है, इसका ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लो इसको, हिंदी में कहेंगे उसको कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस है। अब मान लो यहाँ फूड है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने ये जो कोशिका है, इसको, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा झिल्ली को, इसको बढ़ाता है और ऐसे चारों तरफ से बंद कर लेता है फूड को, और फिर पचा लेता है, और इस तरह से उसको खाना मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो फूड जहाँ पे लेता है, जैसे ये अंदर आया और ऐसे बन गया, ये इसको कहते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिकाएं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अमीबा फूड को कहाँ डाइजेस्ट करता है, तो फूड वैक्यूल में करता है, खाद्य रिक्तियों में। तो यहां पे एक बात लिख लो, डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। आप हिंदी में लिख लो, अमीबा में यहां भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना, फूड वैक्यूल में। सबको क्लियर। और पूछता है कि इसका जो है ना, ये जो पैर है, अमीबा अपना फूड कैप्चर कैसे करता है, तो ये झूठे इसके हाथ है, झूठे हाथ, तो उसको कहते हैं सूडोपोडिया या कूटपाद, पादाब भी कहते हैं, ठीक है ना। सूडोपोडिया मतलब ये झूठे हैं, झूठे पैर, सच्ची में इसके हाथ नहीं है, झूठे हाथ या पैर, ऐसा कह सकते हैं। तो सूडोपोडिया के द्वारा, कूटपाद के द्वारा ये भोजन को अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, और फिर उसको पाचन करके पूरे बॉडी में एनर्जी चला जाता है इसकी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं
ह्यूमन बीइंग पे कि मानवों में पाचन क्या होता है। देखो जो पाचन है ना, ठीक है ना, डाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, बड़े खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे कणों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? बड़े खाद्य पदार्थों का टूटना। डाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? ये ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग लिख लो, ब्रेक डाउन नहीं लिखो, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स। जब लार्ज फूड पार्टिकल्स टूटते हैं तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में अब ये डाइजेशन जो है ना अपने आप हो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में ईश्वर ने, भगवान ने बहुत सारे एंजाइम्स दिए हैं जो इस डाइजेशन को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है ना, तो देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ह्यूमन बीइंग का। इसमें जो ये माउथ है, माउथ का जहां पे ओपन होता है, देखो ये पार्ट, इसे कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है ना, तो आपसे ये पूछता है जहां पे माउथ, ठीक है ना, ओपन होता है उस जगह को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आओगे तो इस पॉइंट को देखो, इसको कहते हैं ग्रासिका, ग्रासनी, फायरिंग्स। फायरिंग्स वो पार्ट है जहां पे हमारे, ये देखो श्वास नली है, ये मतलब जो फेफड़ों की तरफ चला जाता है, लंग्स की तरफ। तो ये दोनों जहां पे ओपन है, देखो ये खाद का नली है जहां से खाना जाएगा, इसोफेगस, और ये जाता है हमारे लंग्स में सांस ले जाता है। तो ये दोनों एक ही जगह पे ओपन होते हैं, इस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स। तो ये आपसे पूछा जाता है फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स के बारे में। ठीक है ना, और ये फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं या ग्रेसिका कहते हैं। ये फिर चला जाता है स्टमक में, अमाशय जिसे कहते हैं, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। यहाँ ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखो ये एक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर की तरह ना ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशोषिका। ये इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कहा जाता है कि खाने के टाइम में बोलना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद एकदम लेट नहीं जाना चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या जैसे कहते हैं ना, खाना आप खाते रहो इधर उधर हाथ पैर फेंकोगे तो घर वाले कहते हैं क्या कर रहा है ये। तो इससे होता क्या है कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, इसमें यदि फूड पार्टिकल थोड़ा बहुत भी चला गया तो वहां क्या होगा, वहां आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, और अपेंडिक्स में जो है इन्फेक्शन होगा तो उसी को कहते हैं अपेंडिक्साइटिस। फिर वो दर्द करता है, फिर हमें उसे क्या करना होता है, फिर ऑपरेशन कराना होता है उसका। ठीक है ना, तो पूछता है कि उंगली के जैसा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या होता है? अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स हमारे बॉडी में इसका कोई रोल अब नहीं है। पहले इसका रोल था, पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट पत्ते तोड़ते थे, खा लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, ठीक है, मनुष्य, लेकिन अब तो नहीं खाते, तो ये धीरे धीरे इसका रोल खत्म हो गया। तो ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल हो गया है। वेस्टिजियल का मतलब होता है जिसका कोई यूज अब नहीं है, उपयोग नहीं है। ठीक है ना, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये एनस गुदा। ठीक है ना, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको ये फिगर बना के दे देगा, एक आध कोई नाम दे देगा, आपको पहचानने के लिए कह देगा, बाकी इनका एक एक चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा जब आपको ठंड लग जाती है, ठंड में या गर्मियों में भी गले में दर्द हो जाता है, आप पानी पीते हो, लगता है कुछ अटक सा रहा है, वो क्या होता है? तो हम कहते हैं कि अरे वो हो गया है, सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है, या कुछ और भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको हम कहते हैं, हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो जब होता है ना, हम पानी, ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो हमारे गले में लगता है कुछ अटक सा रहा है, दर्द भी होता है, कई बार पूरा चौक हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलता। तो यहाँ पे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड में जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा तो देखो ये क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। ये मोटा होगा तो क्या करेगा, देखो ये देख रहे हो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, ये मोटा हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे फूड, ये श्वास पाइप है, फूड पाइप है, तो इसको दबाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ दबाएगा। जब तुम पानी पियोगे या कुछ भी कहोगे तो ये टकराएगा, इसमें जाएगा नहीं, दर्द होगा उसी से। उसी को कहते हैं कि भाई अपेंडिक वो हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है सलाइवरी ग्लैंड में, लार ग्रंथि। ठीक है ना,
तो 3 पेयर लार ग्रंथि हमारे पास होता है। ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितने पेयर लार ग्रंथि होते हैं? 3 पेयर लार ग्रंथि होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। जो भोजन हम लोग खाते हैं वो पूरा का पूरा मुंह से लेके एनस तक, गुदा तक, है ना, वो आहार नाल कहलाता है। इसी आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पूरा पाचन होता है। ठीक है, तो आहार नाल कितना लंबा होता है? 7 से 8 मीटर लंबा होता है। ठीक है ना, भोजन का पूरा पाचन आहार नाल में होता है। ठीक है, अच्छा, 2 तरह के जंतु होते हैं। एक जो मीट मछली खाएंगे, मतलब जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, एक जो वेज खाते हैं, एक जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है ना, तो जो एनिमल ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं, उनका उनका जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल भी छोटा हो जाएगा। और जो वेज खाते हैं उसका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है। अच्छा चलो, इसको लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ लेंगे, मैं अभी इसको नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, तो भोजन का पूरा पाचन आहार नाल में होता है, 7 से 8 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अब आहार नाल के कौन कौन से पार्ट है? देखो कहां से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होता है। ऐसे यदि हम एक नली के फॉर्म में कहें, ये ऐसे, जैसे अभी पहले पिक्चर में तुम जाओ, यहां देखो, ये माउथ से लेके, माउथ से लेके ये पूरा जो देखोगे एक नली है, ये पूरा ऐसे, है ना, फिर नली और ये फिर बाहर। ठीक है ना, ये एक पूरा नली जो है, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल में सबसे पहला भाग क्या होता है? मुख, माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। मुख, ग्रासनी, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय और गुदा, एनस। ठीक है ना, जहां से आप मल त्याग करते हैं, गुदा। ठीक है ना, इसी गुदा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि पाइल्स हो गया है। पाइल्स डिजीज होता है, बवासीर, है ना, तो वो पाइल्स में इन्फेक्शन, गुदा में, जैसे ये गुदा है, ठीक है ना, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन की वजह से बाहर आ जाएगा ये मांस। ठीक है ना, तो ये टकराएगा स्टूल से, जो स्टूल पास करेंगे, टॉयलेट करेंगे, पोटी करेंगे, तो उसमें से फिर ब्लड आने लग जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम पाइल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यदि ये पाइल्स ना 90% लोग, बहुत से लोगों को अब होने लगे, इंसान में, शहरों में रहने वाले 90% लोगों को होने लग गया है। पाइल्स को पहले लोग छुपाते थे कि अरे ये कैसा हो गया, बीमारी कैसे, किसको बोलें, तो इसमें छुपाने की बात नहीं है। डिजीज इज डिजीज, बीमारी है, उसका हमें इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन के वजह से होता है। यदि लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन रह जाता है तो ये द्वार फूल जाता है, ये मांसपेशियां यहाँ का, फिर उसमें से ब्लड आने लग जाता है। राइट, चलिए माउथ पे आ जाओ। तो माउथ, मुख पहला भाग है। मुख में हमारी क्या है? जीभ, है ना, तो जीभ के अंदर क्या होता है? टेस्ट वर्ड्स, जो जिससे हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद कलिकाएं। अब देखो, जैसे ये एक जीभ का डायग्राम है यहाँ पे, तो जीभ में जो साइड का एरिया है, ये ना खट्टा स्वाद देता है। यहां से आप कोई भी चीज रखो खट्टा लगेगा, है ना। आगे वाले पोर्शन पर टिप, जो हमारे जीभ का टिप होता है आगे वाला, वो उसके पास कुछ भी रखेगा तो सॉल्टी लगेगा, मतलब मीठा चीज भी रखोगे यहाँ पे तो वो नमकीन लगेगा। ठीक है ना, और जो ये बीच वाला ये भाग है, ये यहाँ पे मीठा लगता है, मीठा, कोई भी चीज रखोगे तो मीठा लगेगा। और जो ये वाला पोर्शन है सबसे अंदर वाला, ठीक है ना, ये बिटर होता है, कड़वा। अब देखना, आप में से कई लोग अपने बचपन में फील किए होंगे, या हम लोग बच्चों को कहते थे, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि ना टैबलेट नहीं खा पाते ना, तो उसको ना एकदम अंदर रख लो, फिर पानी पी के खा लो, जल्दी खा लोगे। लेकिन यदि कोई टैबलेट यहाँ रखेगा तो क्या होगा? उसे और कड़वा लगेगा, तो वो और नहीं खा पाएगा। इससे अच्छा क्या करना चाहिए? टैबलेट को टिप पे रखो, सॉल्टी लगेगा, और पानी लेके खा लो। अंदर रख के खाओगे तो वो और कड़वा लगेगा। ठीक है, चलिए, नाउ ओपनिंग ऑफ द माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। मुख के अंतः भाग को, ओपनिंग को, मुख गुहा या ओरल कैविटी कहते हैं। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो जगह है ना, कहां कहां क्या लगता है टेस्ट, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, टीथ पे आ जाओ। अब दांत देखो, जो हमारा ये दांत का मैंने एक फोटो बनाया हुआ है यहाँ, ये फिगर, ये जो व्हाइट वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं इनेमल,
इनेमल, ठीक है, जो रूट्स होते हैं उसके उसको कहते हैं, और ये जो गम वाला पार्ट है जिसमें ये घुसा हुआ था दांत हमारा, है ना, मसूड़ों में, उसको कहते हैं डेंटाइन, और यहाँ से ये रूट शुरू हो जाता है, जड़, है ना। देखिए जो टीथ है, दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट के अणु का बना होता है। जो हमारा ये इनेमल है किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, नॉट ओनली कैल्शियम, ओनली कैल्शियम का नहीं बना होता, कैल्शियम फॉस्फेट, ध्यान रखना जब भी ऑप्शन में लगाना हो कैल्शियम फॉस्फेट लगाना। अच्छा, इनेमल जो होता है ये व्हाइट पार्ट, हीरा के बाद सबसे मजबूत पदार्थ है ये, ठीक है ना। हमारा जो दांत का अटैचमेंट है, देख रहे हो आप, देखोगे जब शीशे में दांत में क्या होता है, हमारे ये मसूड़े हैं और मसूड़े में ऐसे दांत होते हैं, है ना। इस तरह के अटैचमेंट को हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। हमारा जो जबड़ों का तरीका है दांत के अटैचमेंट का, उसको कहते हैं थीकोडॉन्ट। तो ह्यूमन बीइंग कैसा है, मनुष्य कैसा है, थीकोडॉन्ट, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे सांप वगैरह होता है और बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके ना मसूड़े नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे दांत निकले होते हैं, ऐसे उनके दांत फट से गिर जाते हैं फिर से नए आ जाते हैं, टूट जाते हैं फिर से नए आ जाते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं होता। हमारे दांत दो तरह के होते हैं, एक मिल्क टीथ, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, और एक परमानेंट टीथ, है ना। इसलिए हमें कहा जाता है डाइफोडंट। हमारे दांत दो बार आते हैं, एक बार गिर जाता है मिल्क वाला, फिर परमानेंट आ जाता है, तो दो बार आता है, इसलिए कहते हैं डाइफोडोंट। जहां भी डोंट वर्ड आ जाए ना, ओडोंट मतलब वो दांत से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ टीथ पे। तो हमारे पास टोटल कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। मनुष्यों में 32 दांत हैं। इनके क्या क्या नाम है? इंसीजर, छेदक या कृतंक, कैनायन, भेदक या रदनक, प्रीमोलर, अग्रचर्वनक और चर्वनक, ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर किसके काम आता है? काटने का, दांत ये काटने के काम आता है। फाड़ने का काम ये कैनाइन करता है ना। इसलिए जो कुत्ते होते हैं ये और लॉयन होते हैं उनको हम कहते हैं कैनाइन, उनके दांत बड़े होते हैं, नोकीले, पैने, है ना। प्रीमोलर ये चबाने के काम आता है, ग्राइंडिंग। मोलर ये पीसने और ग्राइंडिंग के काम आता है, चबाना और पीसना दोनों के काम आता है, ठीक है। अब देखो यदि हम हमारा सपोज करो ये हमारा माउथ है, इसमें हमारे पास ऐसे दांत हैं, ऐसे दांत हैं, ठीक है ना, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसको हम 4 इक्वल भाग में ऐसे बांट दें तो एक भाग में 8 दांत आएंगे, 8 8 8 8 चौक 32, ठीक है ना। तो एक भाग में कौन कौन सा दांत होता है? देखो यहां से शुरू होता है इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और अंदर की तरफ मोलर। ये होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है। इसमें क्या लिखा है हमने? इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये दो होते हैं एक भाग में। यदि हम एक कोना ले लें तो उसमें 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर होते हैं। और वैसा ही नीचे भी होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। देख लो, गिनो 8 होंगे, 3 2 6, 3 2 5, 1 6 7 8, 8 हो गए ना, 8 नीचे, तो 16 इधर 16 इधर। तो एक तरह से इंसीजर कितने हो गए हमारे पास? इंसीजर देखो 2 है ना, एक भाग में, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 इंसीजर हो जाएंगे। कैनाइन कितने होंगे? एक है ना, देखो हर भाग में एक है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 कैनाइन हो गए। प्रीमोलर कितने हो गए? 2 2 2 2 2 2 8। और मोलर कितने हो? 3 3 3 3 3 इधर, 3 इधर, 3 3 6 और 6 12, जोड़ लो, 12 8 20, 20 8 28 और 4 32, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी है। 2 1 2 3, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो माउथ के बाद ग्रासनी था, फेरिंग्स। तो ये क्या है? यह है ईसोफेगस, फूड पाइप, ग्रासिका को ट्रैकिया या विंड पाइप, श्वास नली से जोड़ता है। मतलब जो हमारा फूड का नली है ये वाला, जैसे ये माउथ है, माउथ से आया ऐसे, तो और नाक भी यहां से आके जुड़ जाता है, तो इस एरिया को यहाँ पे चला जाता है। कहाँ पे? ये श्वास लेने के लिए फेफड़ों में, और ये स्टमक में चला जाता है, पेट में। ये भाग को हम कहते हैं फेरिंग्स, जहाँ पे माउथ भी ओपन होता है और श्वास की नली भी ओपन होती है, ठीक है ना। इसी पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। ये क्या करता है? ईसोफेगस को ट्रैकिया से जोड़ता है। ये ट्रैकिया और ये ईसोफेगस। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, श्वास नली, ठीक है ना।
अब आ जाओ इसोफेगस क्या होता है। तो ये फूड पाइप होता है जहां से फूड पास होता है ना। जैसे माउथ है, यहाँ पे माउथ है, माउथ से यहाँ तक, यहाँ गया फूड। तो यहाँ इसमें फूड जैसे हम खाते हैं ऐसे बॉल के फॉर्म में जाता है, ऐसे बॉल के फॉर्म में। तो कैसे जाता है वो, ऐसे जाता है, देखो फूड ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, सीधा ऐसे नहीं चलाता गट गट, इस तरह से जो हमारा जो इसोफेगस है, आहार नाल, ये सॉरी ग्रासिका, ऐसे संकुचित होता है। इस तरह के चलने को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपसे ये पूछा जाता है इसोफेगस में, फूड पाइप में फूड किस प्रोसेस से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। हिंदी में कहते हैं कर्म कूचांक गति, फूड को स्टमक तक ले जाता है ये इस प्रोसेस से, है ना। ये एक प्रोसेस है, इस तरह से जो चलता है, ऐसे फूड हमारे मुंह से पेट में चला जाता है, इसको कहते हैं कर्माकूचंक गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आइए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आओ। अब देखो हमारे पास, यदि हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते और भोजन खाते हैं हम, तो पता चलता एक खाना जो है ना पचने में लग जाते हैं 40-45 घंटे, या शायद बहुत और भी ज़्यादा लग सकता था। यदि हम हैवी खाना खा ले तो हो सकता है महीने लग जाए। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम को स्राव करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। ठीक है ना, 6 घंटे के अराउंड पच जाता है हमारा खाना। सलाइवरी ग्लैंड, तो सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथि जो एंजाइम को छोड़ता है, हार्मोन को छोड़ता है। हार्मोन भी ग्रंथियों से निकलता है और एंजाइम्स भी ग्लैंड से निकलते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथि हमारे मुंह में ही है, ओरल कैविटी में, क्या, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, इसी को कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी बताया था मैंने, गले में दर्द आता है, लगता है कुछ पानी पीते हैं, खाते हैं तो कुछ टकरा सा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, देखो ये जो लाला ग्रंथि है, ये लाला रस को छोड़ता है। लाला रस जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, इसी को कहते हैं लार रस या लाला रस, इसको छोड़ता है, सलाइवरी अमाइलेज को छोड़ता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है, इसको डाइजेस्ट करके माल्टोज में तोड़ देता है। मंड, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, और उसको किस में तोड़ देता है, शर्करा, माल्टोज में। इसका पीएच कितना होता है, 6.8। ये पीएच क्या बताता है, हम साइंस की केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये पीएच क्या बताता है, ये बताता है कि जो आपका भोजन है, जो आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज है, वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो ये देखो 6.8 है ना, यदि 7 से कम होगा, देखो क्या होता है, पीएच 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना। 7 से ज्यादा होगा तो बेस होता है, बेसिक, और 7 से कम होगा तो एसिडिक। तो ये कैसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत एसिडिक टाइप है, ठीक है ना। 6.8 7 से कम है, और एकदम 7 होता है तो न्यूट्रल। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है। यही आपसे पूछेगा कि कौन, सलाइवरी अमाइलेज का वर्क क्या है, ऑप्शन में दे देगा, या दे देगा स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है, या आपको दे देगा कि लाला ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड क्या छोड़ता है, सलाइवरी अमाइलेज छोड़ता है, या उसका पीएच कैसा होता है, 6.8 होता है ना, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, आ गया जो हमारे भोजन में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भोजन में सबसे पहले क्या पचना शुरू होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो स्टार्च पे आप टिक लगा देना, ठीक है ना। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन, हमारे बॉडी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो लाला रस छोड़ते हैं। 2 नीचे होते हैं, 1 ऊपर होता है, ठीक है ना। माउथ के 2 नीचे और 1 ऊपर। अच्छा, लाइसोजाइम क्या है, लार में एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। देखो हमारा जो लार है ना, उसमें कुछ लाइसोजोम्स होते हैं, जो हम खाना खा लेते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया होगा तो वो उसको मार डालेगा। वैसे स्टमक में भी ये प्रोसेस होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि यदि हमने खाना खाया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बैक्टीरिया चला जाता है तो वो कैसे मरता है बॉडी में, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन लाइसोजोम भी क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, ये मारता है बैक्टीरिया वगैरह को। लार में प्रेजेंट होता है लाइसोजोम हमारे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कहीं पे कट जाता है ना, तो पहले क्या करते थे, चाट लेते थे। क्यों, तो चाटेंगे तो उसमें क्या होगा, लाइसोजोम, लार निकलेगा, लार में लाइसोजोम होगा तो बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है, यही रीज़न है चाटने का, कि कहीं भी कट फट जाता तो पहले चाट लेते थे, है ना। हमारे यहाँ जो वो होता है आपका, जो टॉयलेट हम लोग करते हैं, है ना, मिस्चुरेशन मतलब, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है ना, जो पानी निकलता है हम जब हम टॉयलेट जाते हैं, तो उसमें भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। इसलिए आपने सुना होगा कहीं नीचे कहीं पैर हाथ में कट जाता है तो वहाँ पे हम लोग जो है मूत्र लगा देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है लाइसोजोम की वजह से, वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, ठीक है ना। चलिए अब आइए गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तो हम माउथ पे थे, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड था। अब जब जो खाना हमारे माउथ से कहाँ जाएगा,
इसोफेगस जो है ये ग्रासिका कहाँ पे ले आएगा, स्टमक में, ऐसे स्टमक में। तो स्टमक का जो दीवार है इसके अंदर ना छोटे छोटे ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इसको कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड या हिंदी में जठर ग्रंथियां, ठीक है ना। तो ये स्टमक अमाशय के भित्तियों में होते हैं, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या क्या छोड़ता है, जठर ग्रंथियां क्या क्या छोड़ता है, तो वो क्या क्या छोड़ेगा, क्या क्या निकालेगा, ये म्यूकस को रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोपेप्सिनोजन, इसको रिलीज करता है। तो इन तीनों का क्या यूज है, देखो सबसे पहले हम HCl का देखते हैं यूज, ठीक है ना। HCl क्या करता है, जो हमने खाना खाया है, ठीक है ना, उसमें यदि कोई बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोब्स चले गए, माइक्रोब, तो उनको किल कर देता है, मार देता है ना। ये बैक्टीरिया, हिंदी में लिख लेना, बैक्टीरिया या किसी भी सूक्ष्म जीव को मार देता है खाने के अंदर, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। इतना स्टमक हमारा पहले से ही ये हमारा बॉडी प्रिपेयर है। दूसरा क्या करता है, HCl कैसा होगा, एसिडिक, एसिडिक, तो थोड़ा बहुत एसिडिक चीजें क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है, पाचन में सहायक होता है, ठीक है। एक काम इसका और है, अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले अब मैं म्यूकस पे आता हूं। देखो जो HCl है बहुत ज्यादा जो है एसिडिक होता है, तो भाई हमारा स्टमक है वो तो भाई हार्ड मास का बना है, यदि किसी के ऊपर HCl फेंक दिया जाए पूरा मुंह झुलस जाएगा, ठीक है ना। तो HCl स्टमक में, तो जलता क्यों नहीं हमारा स्टमक, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है ना। जो म्यूकस होता है श्लेष्मा, ये क्या करता है, HCl के बैड इफेक्ट से, जलने से हमारे स्टमक को बचा लेता है, ठीक है ना। जो इंसान पानी कम पिएगा उसमें श्लेष्मा कम होगा, तो उसको HCl जो है से बच नहीं पाएगा उसका स्टमक, तो उन्हीं को स्टमक में धीरे धीरे घाव हो जाता है, जिसको जिससे ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि भाई स्टमक में उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, कहते हैं ना अल्सर हो गया है, वो इसी की वजह से हो जाता है। कि आपने मान लो बहुत एसिडिक चीजें खा रहे हो, तेल मसाला, ये पानी कम पी रहे हो, तो क्या हो रहा है, म्यूकस बन नहीं रहा, तो वॉल को आपके वो HCl क्या कर रहा है, जला रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक तो HCl से सेव करता है हमारे स्टमक को, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या करता है, कि भोजन को, तो ये चिपचिपा होगा तो भोजन को चलने, मतलब मूव करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है भोजन को, ठीक है। अच्छा, प्रोपेप्सिनोजन पे आ जाओ, ये प्रो एंजाइम है, मतलब एंजाइम से पहले का, मतलब ये अभी एंजाइम बना नहीं है, प्रो एंजाइम। इस प्रो एंजाइम पे क्या करता है, HCl एक्ट करता है और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है उसको उसका पाचन कौन करता है, ये पेप्सिन करता है, ये पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं यहां लिख भी देता हूं, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कुछ नहीं होते, ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन के बने होते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में हेल्प करता है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, एग्जाम में आएगा एंजाइम इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, केमिकल, तो आप लिखना प्रोटीन, ऑप्शन लगाना प्रोटीन, आया हुआ है एग्जाम में आपके, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है लीवर के बारे में, कि लीवर क्या क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, मतलब पित्ताशय क्या करता है, और इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बायो के डाइजेशन के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना, ठीक है, इस सेशन में इसको आप ढंग से अब लिख लो एक बार, इसको विद इन 6 घंटे एक बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद एक बार 12 घंटे, मतलब सोने के टाइम में रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। फिर तो जब एक कॉपी में जब प्रॉपर्ली लिख लोगे, आपको मेन पॉइंट पता है कि सर ने बोला ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को याद रखो और फिर टिक लगाओ क्वेश्चन, बस काफी है इतना, ठीक है ना। देखो ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, जो एक्सेप्शन है ना चीजें, एक बात ध्यान रखो, जो चीजें एक्सेप्शन है ना, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाली चीजें, उनको हमेशा याद रखो, एग्जाम में हमेशा एक्सेप्शन वाली चीजें ही आती हैं, बाकी डेफिनेशन, परिभाषा, ये सब रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।